गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का तीसरा अध्याय अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत में दिल्ली में सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। हम सल्तनत किसे कहते हैं, है ना? सल्तनत किसे कहते हैं या सुल्तान किसे कहते हैं? तो ये एक अरबी भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसमें हम सल्तनत राज्य को कहते हैं और सुल्तान वहाँ के शासक को कहते हैं। इसके पहले आपने सन 600 से लेकर सन 1200 ईसा पूर्व तक के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ा था। उन लोगों ने अपने राज्य की स्थापना अपने समय में किस प्रकार से किया, वहाँ पर के लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, वहाँ पर के लोगों का व्यवसाय किस आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। अब इसमें देखेंगे धीरे धीरे, उसी में देखेंगे हम लोग हर्षवर्धन काल में पढ़े थे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होने का सबसे प्रमुख कारण था कि वहाँ पर कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, और इसीलिए वहाँ के जो अधिकारी थे, जमींदार लोग थे, सामंत लोग थे, उन लोग वहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र शासक मान लिए थे, और इसीलिए भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। तो यहाँ पर जो तुर्क सरदार लोग थे, तुर्क जो शासक थे, सुल्तान थे, उन लोगों ने इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। और उसी के समय, उसी के बाद यहाँ पर देखोगे, यहाँ मतलब दिल्ली सल्तनत में सल्तनत की स्थापना हुई थी। सुल्तानों की स्थापना, तुर्कों का शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। इसमें देखेंगे 5 वंश आए थे, जिसमें देखोगे गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, फिर सैयद वंश था और लोधी वंश था। गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और खिलजी वंश, ये 5 वंश थे। तो क्रम से इसको मैं बोल देती हूँ फिर से। ये देखेंगे, सबसे पहले गुलाम वंश था, दूसरा तुगलक वंश था, तीसरा खिलजी वंश था, चौथा सैयद वंश था और 5वां था इसमें लोधी वंश। तो सबसे इसमें हम लोग गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करेंगे कि गुलाम वंश भारत में किस प्रकार से शासक करे, या फिर तुर्कों का शासन यहाँ पर किस प्रकार से आया। तो इसी से संबंधित हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद उन दिनों भारत में उत्तर पश्चिम राज्यों में अफगानिस्तान में तुर्किस्तान से आए तुर्क सुल्तानों ने अपना राज्य स्थापित कर रखा था। अफगानिस्तान में तुर्कों का शासन था उस समय, और ये सुल्तान अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आपस में हमेशा क्या करते थे, युद्ध करते रहते थे। इसी में देखेंगे, इन्हीं राज्यों में एक था गोर राज्य का जो सुल्तान था मोहम्मद गोरी। गोर राज्य का सुल्तान था मोहम्मद गोरी, जो कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वह जगह जगह आक्रमण करता था और अपने राज्य का विस्तार करता था। इसी में देखेंगे पश्चिमी ख्वारिज्म में जब उसने आक्रमण किया, पश्चिमी ख्वारिज्म मतलब पश्चिमी ईरान में जब उसने आक्रमण किया, तो वो वहाँ आक्रमण में वो हार गया, युद्ध में वो हार गया, और हारने के पश्चात वो फिर से शांत बैठ गया था। फिर उसने सोचा कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से करूं। तो उसके सामने एक ही मुद्दा था कि वो भारत में आक्रमण करे और अपने साम्राज्य का विस्तार करे। इसके लिए उसने पश्चिमी पंजाब था, वहाँ पर सबसे पहले आक्रमण किया। वहाँ पर के जो शासक थे वे कमज़ोर थे, इसलिए वहाँ पर मोहम्मद गोरी की जीत हो गई। उसने फिर धीरे से गुजरात में उसने आक्रमण किया। गुजरात में जब आक्रमण किया तो उसने वहाँ पर जो राजा भीम थे, वो बहुत ही शक्तिशाली महत्वाकांक्षी राजा थे, उनकी सेना भी बहुत संगठित सेना थी, और इसके कारण से मोहम्मद गोरी वहाँ पर हार गया था। वो फिर से पीछे हटा और फिर उसने पंजाब को फिर से वहाँ पर आक्रमण करके पूरे पंजाब पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। फिर उसने दिल्ली के तरफ आगे बढ़ा, जहाँ पर वहाँ पर दिल्ली में उस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन चलता था। तो पृथ्वीराज चौहान के शासन के समय में उन्होंने जब आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान के पास दिल्ली में जब उसने आक्रमण किया, तो उस समय मोहम्मद गोरी की सेना उस समय उतनी मजबूत नहीं थी,
और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था। यहाँ पर तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन के मैदान में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। वहाँ पर जब आक्रमण हुआ तो उसमें मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और वह जान बचाकर वहाँ से भाग गया। तो प्रथम युद्ध, तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान उसमें जीत गया था। फिर जब वो वहाँ से जब भागा तो वहाँ पर एक जगह जाकर शांत बैठ गया और अपनी सेना का गठन करना प्रारंभ कर दिया। उसने फिर से युद्ध की तैयारी की मोहम्मद गोरी ने, और 1 साल के भीतर ही उसने अपनी सेना को संगठित कर लिया और एक ऐसी सेना का निर्माण किया, प्रशिक्षित सेना, जो उसकी सेना में तेज घुड़सवारी करने वाले थे, तेज तीर चलाने वाले थे, पैदल सैनिक भी थे और तलवार चलाने वाले सैनिक थे। मतलब इस प्रकार से सेना का वो गठन किया कि भले ही छोटी थी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना छोटी मिर्ची बड़ी झाल होती है, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर जो छोटी सेना थी लेकिन बहुत ही तेज और तर्रार सेना थी उसने एक सेना का गठन किया और फिर से उसने सन 1192 में वह तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, उसमें भले ही मोहम्मद गोरी की सेना छोटी थी किंतु पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए। और वहाँ हारने के बाद तो हमारे पास सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सेना, पृथ्वीराज चौहान की जो इतनी बड़ी सेना थी वो, और जो मोहम्मद गोरी की इतनी छोटी सेना, इन छोटी सेना ने उसकी सेना को किस प्रकार से हराया। इस बीच में इतिहासकारों का बहुत सारा विचार विमर्श हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि वह सैनिकों में संगठन नहीं था। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि उनकी जो सेना थी वो बहुत ही कुशल सेना थी, प्रशिक्षित सेना थी, जिसके कारण से पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि मोहम्मद गोरी की जो सेना थी उसके हारने का कारण सबसे प्रमुख ये था कि जब आक्रमण युद्ध होना प्रारंभ हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने जो हाथी वाली सैनिक थे, हाथी के जो सैनिक थे उनको सबसे आगे रखा और घोड़ा फिर पैदल सैनिक वाले थे उन लोगों को रखा था। तो जब मोहम्मद गोरी ने सेना पर आक्रमण किया तो इसके पास बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े, तेज दौड़ते दौड़ते तीर चलाने वाले, तलवार चलाने वाले थे, बहुत तेजी से इनके ऊपर हावी हो गए। और हावी होने के कारण से जो पृथ्वीराज सेना के जो घोड़े वाली सेना थी वो पीछे हटना प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण से यहाँ पर जो पीछे के सैनिक थे वे हाथियों के पैर के से ही उनकी सेना कुचलने लग गई और अपनी ही सेना को पृथ्वीराज चौहान उसमें हाथियों के द्वारा कुचलता गया। और इसी के कारण से पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर हार हो गया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर मोहम्मद गोरी का जो शासक प्रारंभ हुआ वो दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ हो गया और वहाँ का वो शासक बन गया दिल्ली का। और इसी बीच में देखेंगे यहीं से गुलाम वंश प्रारंभ होता है। गुलाम वंश से सुल्तान तक का। तराइन युद्ध के कुछ ही साल बाद यहाँ पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। उस समय दिल्ली में उसके गुलाम अधिकारी व सेनापति थे जो वहाँ के शासक व्यवस्था को देख रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इन दिनों गुलाम बड़े अधिकारी व सेनापति होते थे?
ये तो सभी को मालूम था कि यहाँ पर जो उस समय जो गुलाम होते थे वे बड़े अधिकारी और सेनापति ही होते थे। और ये गुलाम किस प्रकार से होते थे कि यहाँ पर जो ईरानी क्षेत्र में, खास करके उस समय जो तुर्किस्तान और ईरान में जो बड़े शासक लोग होते थे, वे कुछ सैनिकों को क्या करते थे, प्रशिक्षित करके, सैनिक प्रशिक्षण देकर उनको दूसरे शासकों के पास या दूसरे सुल्तानों के पास बेच देते थे। और बेचने से उनके पद और उनके योग्य के अनुसार उनको उस जगह में नियुक्त किया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गुलाम लोग थे वे बड़े अधिकारी और सुल्तान ही होते थे। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद यहाँ पर का जो सुल्तान बना वो एक गुलाम ही था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, देखोगे कुतुबुद्दीन, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली का शासक बना। मोहम्मद गोरी के बाद दिल्ली का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर शासन का काम संभाला, वहाँ का देख रेख किया। गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को वहाँ का स्वतंत्र सुल्तान एवं दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस तरह से दिल्ली में पहला सुल्तान था जो गुलाम वंश का, वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कर प्रारंभ करवाया था। हम लोग बोलते हैं ना कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, किंतु इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश का था। यहीं पर उसका जो दूसरा शासक था, यहाँ पर देखेंगे दूसरे शासक जो कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ दिनों के बाद शासन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और वहाँ पर का जो सेनापति था वो उनका खुद का दामाद था जो एक गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वहाँ का जो शासक बना, दूसरा शासक, गुलाम वंश का दूसरा शासक इल्तुतमिश बना, जिन्होंने अपने शासनकाल में प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए उसने 40 योग्य गुलामों का निर्माण करा था, जिसे हम देखोगे इसमें जिसे इक्तादार कहा गया है। और ये 40 जो इक्तादार होते थे इनको सरदार या अमीर के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश जो थे वे यहाँ पर के गुलाम वंश के दूसरे शासक थे। इन्होंने निर्माण कार्य पूरा करवाया कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने के लिए इनको लगान व्यवस्था में भी परिवर्तन करना पड़ा था। और उसके कारण से यहाँ पर प्रशासन बहुत ही लोगों में एक तरफ से देखा जाएगा तो असंतोष हो गए थे लोग। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वो गुलाम का जो कहना था, क्योंकि अगर हम लोग भी कोई साथ में रहता है और साथ में रहकर उसको बड़ा पद मिल जाता है तो हम उसका सम्मान उतना अधिक नहीं करते। उसी प्रकार से यहाँ पर इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश एक सैनिक था, सेनापति था, और वो सेनापति वहाँ का शासक बन गया, इसलिए लोग उनका कहना नहीं मानते थे। और इसीलिए अपने प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए उसने 40 योग्य गुलामों को नियुक्त किया था वहाँ पर सैनिकों में, राज्य के कार्यभार को संभालने के लिए, तुर्क सरदार जो थे उन लोगों को। और वो उसी को इक्तादार कहा जाता था। और इक्तादार लोगों को का समय समय पर तबादला करते थे। वो उसका जो नियम था वो कि वो एक इक्तादार एक जगह स्थायी नहीं रहेगा, बल्कि वो समय समय पर अपने स्थान को परिवर्तन करते रहेगा, ताकि वह प्रजा जनता से मिलकर राजा के प्रति षड्यंत्र मत रचे। इसलिए वह इक्तादार का तबादला बार बार किया जाता था। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग गुलाम वंश का प्रथम शासक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। और इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था वो गुलाम वंश का दूसरा शासक बना। और इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, जिसने अपने प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए 40 योग्य गुलामों की नियुक्ति की थी, तुर्क सरदारों की नियुक्ति की थी। और इसको इक्तादार के नाम से हम जानते हैं।
और ये इक़्तिदार को का तबादला मतलब समय समय पर होते रहता था। इसका कारण ये था कि इक़्तिदार लोग वहाँ पर जनता से मिलकर राजा के प्रति या बादशाह के प्रति षड्यंत्र न रचे और उनको नुकसान न पहुँचाए। तो बच्चों, आज हम लोग भाग 1 में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरा पाठ एक दिन में ही ख़त्म कर लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितना भी पाठ आपको पढ़ा दिया गया है उसका प्रश्न उत्तर आपको मिल गया होगा, और अच्छे से उसको आप लोग रोज, पूरा नहीं होता है कोई बात नहीं, रोज 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन याद करोगे और पाठ का अध्ययन बहुत अच्छे से करोगे, ताकि आपको छोटे से छोटे प्रश्न का भी जवाब मिल जाए। और उसमें उस पाठ को जब पाठ पढ़ोगे तो उसमें जो प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे, उसको आप क्या करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे और लिखकर मुझे मेरे नंबर पर भेजोगे, ताकि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि आपने वीडियो देखा है और वीडियो देखकर आपने इस पाठ का अध्ययन अच्छे से करे हो और आपने प्रश्न भी भेजा है। तब तो पता चलेगा कि हाँ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अन्यथा मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको प्रश्नोत्तर इसके बाद जब भाग 2 पढ़ाएंगे तो उसके बाद आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर मिलेगा, किंतु इसके पहले आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू।